चंपा के बाहर आते ही विक्रांत ने इधर उधर देखकर अपनी जेब से 500 के नोटों की गड्डी निकाली और उसे देकर बोला, शुक्रिया काकी सा, आपने हमारा काम किया और हम आपका कर रहे हैं। ये रखिए, और यहाँ गांव में ठाकुर जी का जो मंदिर है वहाँ मासा का इंतजार करिए, क्योंकि अभी आपको हमारा एक काम और करना है। चंपा मुस्कुराते हुए बोली, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मैं मंदिर के बाहर केसर का इंतजार करूंगी। खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। विक्रांत के इतना कहते ही चंपा वहां से चली गई। उसके जाते ही विक्रांत ने तुरंत भानु को फोन किया। भानु अपनी हवेली में बैठा कुछ लोगों से बातें कर रहा था। विक्रांत का नंबर देखते ही वो वहां बैठे लोगों से बोला, आप सब मुंशी जी को सारा हिसाब बता दीजिए, हम अभी आते हैं। इतना कहकर भानु उठकर अपने कमरे में आया और उसने तुरंत विक्रांत की कॉल रिसीव की। हम आप ही के फोन का इंतजार कर रहे थे। उस औरत ने प्रीति और गांव वालों को उसकी विधवा होने वाली बात बताई या नहीं? विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, हाँ बता दी। ये सुनकर भानु भी मुस्कुराने लगा और मन ही मन बोला, अब उस घमंडी लड़की की अक्ल ठिकाने हम लाएंगे। हमें थप्पड़ मारने की कीमत उसे सारी जिंदगी चुकानी पड़ेगी। तभी विक्रांत बोला, आप यहाँ आने के लिए निकले या नहीं? ठाकुर साहब, आपका टाइम पर यहाँ पहुँचना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना मज़ा नहीं आएगा। भानु के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। आप फिक्र ना करें विक्रांत साहब, हम वक्त से पहले ही पहुँच जाएंगे। आप बस इतना ध्यान रखिएगा कि कहीं कुछ गड़बड़ न हो। कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि दादासा पहलगांव पहुँच चुके हैं, इसलिए अगले 2 दिनों तक उनका फ़ोन लगना नहीं है। और काकासा तो पहले से ही हमारी गिरफ्त में है। अब बची काकीसा, तो वो अकेली कुछ नहीं कर सकेगी। कल ये शादी होकर रहेगी। ये सुनकर भानु मुस्कुराते हुए बोले, अगर ऐसा हो गया तो हम आपको मालामाल कर देंगे। उस गांव में सिर्फ आपकी हुकूमत होगी, ये वादा है हमारा। अब हम फ़ोन रखते हैं, क्योंकि हमें आपके गांव के लिए भी तो निकलना है। विक्रांत मुस्कुराते हुए बोला, जरूर। भानु ने कॉल कट कर दिया। विक्रांत हवेली के अंदर आया। अंदर प्रीति अभी भी ज्यों की त्यों बैठी हुई थी और गंगा उसे पकड़े रो रही थी। विक्रांत उनके पास आकर बोला, काकीसा, आप प्रीति को उसके कमरे में लेकर जाइए। गांव वालों को मैं संभाल लूंगा, आप इसे संभालिए। गंगा ने रोते हुए प्रीति को उठाया और उसके कमरे की ओर ले जाने लगी। केसर और विक्रांत मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगे। विक्रांत आहिस्ता से केसर से बोला, मासा, आप जाकर काकीसा से मिलकर उन्हें बता दीजिए कि उन्हें आगे करना क्या है। तब तक मैं वीर के जरिए प्रीति की विधवा होने वाली बात सारे गांव में फैला देता हूँ। ठीक है, पर ठाकुर साहब आ रहे हैं ना? केसर ने पूछा। विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया, जी, वो बस वहां से निकल ही रहे हैं। ये सुनकर केसर मुस्कुराए और वहां से चली गई। इधर गंगा प्रीति को उसके कमरे में लेकर आई। उसने उसे बेड पर बैठाया और उसकी बगल में बैठकर रोते हुए बोली, लाडो, चंपा भाभीसा ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जा। वो सब तब हुआ था जब तू सिर्फ 4 साल की थी। सब तेरे दादासा की बहुत बड़ी भूल थी, जिसकी सजा तुझे मिलने जा रही थी, पर तेरे बाबासा ने ऐसा नहीं होने दिया। वो तेरी खातिर सबके खिलाफ खड़े हो गए और तुझे यहाँ ले आए। अपने बाबासा की खातिर सब कुछ भूल जा लाडो। अपने बाबासा के बारे में सुनते ही प्रीति को उनका ख्याल आया। उसने तुरंत गंगा से पूछा, मासा, बाबासा कहाँ है? लाडो, वो तो अभी उदयपुर से वापस नहीं आए। इतना सुनते ही प्रीति को घबराहट होने लगी। वो उठकर भागी तो गंगा जोर से चीखी, प्रीति, प्रीति कहाँ जा रही है? प्रीति भागती हुई विक्रांत के कमरे में आई। विक्रांत फोन पर वीर से बात कर रहा था, पर प्रीति को देखते ही उसने कॉल कट कर दिया। प्रीति ने विक्रांत की दोनों बाहें पकड़कर पूछा, भाई सा, बाबा सा कहाँ है? आप तो उन्हें लेने गए थे ना, कहाँ है वो? विक्रांत ने उदास होने का नाटक किया और कुछ नहीं बोला। प्रीति ने फिर से पूछा, बाबा सा कहाँ है भाई सा? तो विक्रांत रोने का नाटक करते हुए बोला, मैं काकासा को वापस नहीं ला पाया प्रीति। ये सुनकर प्रीति उन्हें हैरानी से देखने लगी तो विक्रांत रोते हुए फिर से बोला, जब मैं और वीर उन्हें छुड़ाने उनकी बताई जगह पर पहुंचे तो उन्होंने रुपये लेकर भी काकासा को छोड़ने से मना कर दिया। प्रीति ने
हैरानी से पूछा, पर क्यों? हमने तो उन्हें उतने रुपए दिए ना जो वो चाहते थे, तो फिर उन्होंने मेरे बाबासा को छोड़ने से मना क्यों किया? विक्रांत गुस्से में बोला, क्योंकि वो किडनैपर है प्रीति, और उन्हें रुपयों की भूख होती है। इतने रुपए देकर शायद हमने ही गलती कर दी। अब उन्हें ये लग रहा है कि हम उन्हें और ज्यादा रुपए दे सकते हैं, इसलिए मेरे और वीर के वहां पहुंचने से पहले ही उन्होंने काकासा को वहां से कहीं और भिजवा दिया। हमसे रुपए लेकर भी 20 करोड़ और मांगे हैं, वो भी 24 घंटे में। मैं उन्हीं रुपयों का इंतजाम करने में लगा था, पर घर आया तो पता चला कि तू घर नहीं पहुंची। रुपयों के इंतजाम की जगह मैं और वीर कल रात से तुझे ढूंढ रहे हैं। ये सुनकर प्रीति वही बेड पर बैठकर रोने लगी। विक्रांत ने उसे संभालते हुए कहा, प्रीति, अपने आप को संभाल। अगर काकीसा ने तुझे ऐसे रोते हुए देख लिया तो उन्हें शक हो सकता है। तू फिक्र मत कर, मैं कोशिश कर रहा हूँ रुपयों का इंतजाम करने की। प्रीति परेशान होकर बोली, पर भाई साहब, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम हम 24 घंटे में करेंगे कैसे? कहीं अगर उन्होंने बाबासा को कुछ कर दिया तो? विक्रांत तुरंत बोला, कुछ नहीं होगा प्रीति, मेरे रहते काकासा का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मैं जानता हूँ कि तेरी नज़रों में मैं बहुत बुरा हूँ, पर वो मेरे काकासा है। तेरी तरह वो मेरे लिए भी मेरे बाबासा ही है। मैं उनके लिए कुछ भी करूँगा, पर 24 घंटों में 20 करोड़ का इंतजाम करके रहूँगा। तू फिक्र मत कर, मैं बाबासा को सही सलामत घर लेकर आऊँगा। मुझे वीर के साथ गांव में साहूकार से मिलने जाना है, वो कर्ज देता है, मैं उससे बात करके आता हूँ, शायद पैसों का इंतजाम हो जाए। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया, पर विक्रांत वहां से चला गया। प्रीति वही बैठी अपने बाबासा और चंपा की कई बातों के बारे में सोचने लगी। दूसरी ओर आदित्य नहाकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने बैग पर रखी अपनी शर्ट उठाए और उसके बटन लगाते हुए प्रीति के बारे में सोचने लगा। वो खुद को ही आईने में घूर रहा था। तभी सूरज वहां आकर बोला, सर, आप रेडी हैं ना? हमें हवेली चलना चाहिए, क्योंकि हवेली अब हमारी हो चुकी है। आदित्य अपनी जैकेट पहनते हुए बोला, बस 10 मिनट सूरज, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है सर, इतना कहकर सूरज वहां से चला गया। उसके जाते ही आदित्य ने वही ड्रेसिंग टेबल पर रखी फाइल उठाई और उसे देखने लगा। प्रॉपर्टी के पेपर्स पर प्रीति के सिग्नेचर देखकर उसे फिर से उसकी याद आ गई। वो मन ही मन खुद से बोला, पता नहीं क्यों, पर जिंदगी में पहली बार मुझे अपना किया कोई काम सही नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो गलत है, और उसके लिए मुझे एक ना एक दिन जरूर पछताना पड़ेगा। आदित्य यही सब सोच रहा था कि उसके फोन की बेल बजने लगी। आदित्य ने फोन उठाकर देखा तो उसकी दादी उसे कॉल कर रही थी। उसने कॉल रिसीव की, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसकी दादी बोली, आदि बेटा, लगता है कि आप काम में इतना बिजी है कि अपनी दादी को ही भूल गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है दादी, आप जानती हैं कि मैं खुद को भूल सकता हूँ, पर आपको नहीं। आदित्य के इतना कहते ही उसकी दादी ने पूछा, तो फिर आप है कहाँ? परसों हमारा जन्मदिन है और आपका कुछ अता पता ही नहीं है। आदित्य उनकी बात बीच में ही काट कर बोला, आपके जन्मदिन से पहले आपका पोता आपके सामने आपका बर्थडे गिफ्ट लिए खड़ा होगा। उसकी दादी मुस्कुराते हुए बोली, हमें तो आपसे बस एक ही तोहफा चाहिए, आप जल्दी से शादी कर लीजिए ताकि हम इस दुनिया से जाने से पहले अपने परपोते का मुंह देख सके, उन्हें अपनी बाहों में खिला सके, उन्हें जी भर के लाड़ दुलार कर सके। आदित्य चिढ़कर बोला, दादी प्लीज, ये गिफ्ट नहीं देने वाला हूँ मैं आपको, पर हाँ, इस बार मैं आपको ऐसा तोहफा दूंगा जो आपके लिए दुनिया की हर खुशी से ज्यादा कीमती होगा। अच्छा, ऐसा क्या देने वाले हैं आप? सरप्राइज है दादी, बर्थडे के दिन ही खुलेगा, इसलिए आपको कुछ घंटों का इंतजार और करना पड़ेगा। अब मैं फोन रखता हूँ, बहुत जरूरी काम है आज मुझे, बाय। इतना कहकर आदित्य ने कॉल कट कर दिया। आदित्य की दादी ने मुस्कुराते हुए खुद से पूछा, ऐसा क्या लाने वाले हैं आदित्य हमारे लिए? दूसरी ओर केसर चंपा से मिलने मंदिर पहुंची। केसर को देखकर चंपा उसके गले लग गई और मुस्कुराते हुए बोली, खम्मा घड़ी। केसर भी मुस्कुराते हुए बोली, घड़ी खम्मा।
आज तूने मारे लिए जो किया है उसे मैं सारी जिंदगी ना भूलूंगी। चंपा उसकी हथेली थाम कर बोली, उपकार तो तूने मारे ऊपर किया है केसर। इस मुश्किल की घड़ी में अगर तू मारी मदद नहीं करती तो मारा सब कुछ बर्बाद हो जाता, मारा परिवार सड़क पर आ जाता। केसर ने मुस्कुराते हुए अपने कमर में लटके बटुए से एक 500 के नोटों की गड्डी निकालकर चंपा के हाथ में थमाए और बोली, चंपा इसे रख, क्योंकि तुझे मारा एक काम और करना है। ये सुनकर चंपा उसे हैरानी से देखने लगी तो केसर ने फिर से अपना बटुआ खोला और उसमें से एक तस्वीर निकालकर उसे देते हुए बोली, थारे को ये फोटो सरपंच जी को देनी है और उन्हें ये बताना है कि तू झूठ न बोल रही थी, सच बोल रही थी। इसे देखकर सरपंच जी और गांव के लोगों को थारी बातों पर यकीन हो जाएगा। चंपा ने उसकी ओर देखकर पूछा, थारे से एक बात पूछूं केसर? हाँ पूछ। मारी तो मजबूरी है, पर थारे बीन के जाने के बाद जगदीश भाईसा और गंगा ने थारे और थारे छोरे को आसरा दिया, अपने घर में रखा, थारे छोरे को पाला, और फिर भी तू उनका एहसान मानने की बजाय उनके साथ धोखा करे है। जे तो सही बात ना है। चंपा की बातें सुनकर केसर गुस्से में बोली, मारे ऊपर कोई एहसान ना किया है, दोनों ने मारे को और मारे छोरे को अपने घर में रखा ताकि हमसे अपनी सेवा करा सके। खुद की छोरी को पढ़ने के लिए दिल्ली भेजा और मारे छोरे से खेतों में कोलू के बेल की तरह काम करवाया। मारे को कभी भाभी होने का सम्मान ना दिया, नौकरानी बनाकर रखा दोनों ने मारे को, पर अब मैं मारे छोरे को उसका हक दिलवा कर रहूंगी। मारे छोरे ने भी जगदीश के साथ दिन रात मेहनत की है, तब जाकर जगदीश की हवेली धान और धन से भरी है। अब उस हवेली पर मारे छोरे का भी उतना ही हक है जितना कि प्रीति का है, पर जगदीश तो मारे छोरे को नौकर ही बनाकर रखना चाहे है, पर मारे होते हुए मारे छोरे के साथ अब और नाइंसाफी ना होवेगी। चंपा आगे कुछ नहीं बोली, बस केसर की बातों को सुनकर सोच में पड़ गई। केसर फिर से बोली, और हम प्रीति के साथ कुछ बुरा करना ना चाहे है, हम तो चाहे है कि उसका ब्याह ठाकुर भानुप्रताप से हो जावेगे। छोरी यश करेगी वहां, और ठाकुर साहब ने हमसे वादा किया है कि जगदीश जो कुछ भी प्रीति को दहेज में देवेगा वो सब मेरे छोरे को दे देवेंगे। ये सुनकर चंपा हैरानी से बोली, केसर, ठाकुर भानुप्रताप को आसपास के 50 गांव के लोग जाने हैं, वो भले आदमी ना है, उन पर भरोसा ना किया जा सके है। कहीं ऐसा ना हो जावेगे कि सब कुछ पाने की चाह में जो कुछ भी थारे पास है तू उसे भी खो दे। केसर तुरंत बोली, ऐसा कुछ ना होवेगा, वो मारे छोरे को अपना दोस्त समझे है, वो विक्रांत को कभी धोखा ना देवेंगे। ठीक है, अगर थारे को ठाकुर साहब पर इतना भरोसा है तो मैं कुछ ना बोलूंगी, मैं ये फोटो सरपंच जी को दे आती हूँ। चंपा तस्वीर देखकर बोली तो केसर ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, थारा बहुत बहुत धन्यवाद चंपा। चंपा केसर के आगे हाथ जोड़कर बोली, खम्मा घड़ी घड़ी खम्मा। केसर के इतना कहते ही चंपा वहां से चली गई। उसके जाते ही केसर मन ही मन बहुत खुश हुई। इधर प्रीति अपने कमरे का दरवाजा बंद किए हुए चुपचाप बेड से टिककर बैठी रो रही थी। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी बचपन में हो चुकी है। वो खुद से बोली, मेरी शादी हो चुकी है, और वो भी तब जब मुझे शादी शब्द के मायने ही नहीं पता थे। दादा सा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? माना कि हमारे देश के गांव में आज भी बाल विवाह की प्रथा पर है, पर मेरे बाबा सा की सोच तो गांव की कुप्रथाओं से बहुत ऊपर है, तो फिर उन्होंने मेरा बाल विवाह क्यों किया, और वो भी 4 साल की उम्र में, और मेरे पति मर चुके हैं, मैं एक विधवा हूँ। ऐसा कैसे होने दिया आपने मेरे साथ बाबा सा? कैसे आपने मेरे माथे पर उस उम्र में विधवा होने का कलंक लगने दिया जब मुझे विधवा शब्द का मतलब तक पता नहीं था? आपको वापस आना होगा बाबा सा, और मेरे सारे सवालों के जवाब देने होंगे। मैं आपको वापस लेकर आऊंगी किसी भी कीमत पर, फिर चाहे मुझे ये हवेली गिरवी ही क्यों ना रखनी पड़े। प्रीति इतना कहकर उठी और दरवाज़ा खोलकर अपने कमरे से बाहर आई। वो सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी माँ के कमरे की ओर बढ़ ही रही थी, तभी उसे गाड़ियों के रुकने की बहुत तेज आवाज़ सुनाई दी। उसके कदम रुक गए और उसने दरवाज़ा की ओर देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। वो जैसे ही हवेली से बाहर आई
तो आदित्य को देखकर चौंक गई। आदित्य अपनी जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। उसके साथ सूरज भी था और उसी जीप में कुछ और आदमी गन लिए बैठे थे। साथ में पुलिस की एक जीप भी थी जिसमें इंस्पेक्टर साहब कुछ हवलदारों के साथ बैठे थे। विक्रांत भी आवाज सुनकर हवेली से बाहर आ गया। आदित्य अपने ग्लासेस उतारते हुए अपनी जीप से बाहर आया। प्रीति उसे हैरानी से देख रही थी। आदित्य को देखकर विक्रांत मन ही मन बोला, ये यहाँ क्यों आया? कहीं ये सबके सामने जमीन बेचने वाली बात ना बता दे। आदित्य आकर प्रीति के सामने खड़ा हुआ तो गांव वाले भी एक एक करके वहां जमा होने लगे। प्रीति ने आदित्य की ओर देखकर पूछा, आप यहाँ? आदित्य कुछ कहता उसके पहले ही विक्रांत उसके सामने आकर खड़ा हुआ और आहिस्ता से बोला, आपका काम तो हो चुका है, तो फिर आप यहाँ क्यों आए हैं? आदित्य ने उसकी ओर देखा और बोला, तुमने तो अपना काम कर दिया, पर मेरा काम अभी बाकी है। विक्रांत ने हैरानी से पूछा, मैं समझा नहीं। आदित्य ने कोई जवाब देता उसके पहले ही गंगा और केसर भी बाहर आ गई। आदित्य हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, अच्छा हुआ जो आप सब खुद ही हवेली से बाहर आ गए। अब मुझे किसी को भी धक्के मारकर हवेली से बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके इतना कहते ही विक्रांत और बाकी सब उसे हैरानी से देखने लगे। तभी आदित्य के वकील आगे आए और उन्होंने हवेली के पेपर्स विक्रांत को देते हुए कहा, मेरा नाम सुखविंदर सिंह है और मैं आदित्य साहब का लॉयर हूँ। आपको ये हवेली खाली करनी होगी क्योंकि ये हवेली अब आदित्य साहब की है। वकील के इतना कहते ही जैसे सबके होश ही उड़ गए। विक्रांत ने गुस्से में वकील की कॉलर पकड़ी और बोला, ए वकील, होश में तो है? क्या बकवास कर रहा है? ये हवेली हमारी है और हमारी ही रहेगी। तभी इंस्पेक्टर ने आगे आकर विक्रांत से वकील साहब की कॉलर छुड़वाए और बोले, देखिए ठाकुर साहब, कुछ भी करने से पहले एक बार ये पेपर्स देख लीजिए। इन पेपर्स पर आपकी बहन की सिग्नेचर है। इन्होंने खुद ये हवेली आदित्य साहब के नाम की है। देख लीजिए, ये सिग्नेचर इनके ही है ना? इंस्पेक्टर के इतना कहते ही प्रीति ने वकील साहब के हाथों से पेपर्स छीने और उन्हें देखने लगी। हवेली के पेपर्स पर अपने साइन देखकर प्रीति हैरानी से आदित्य की ओर देखने लगी। उसे वो पल याद आया जब उसने रजिस्ट्री ऑफिस में पेपर्स साइन किए थे। प्रीति ने फिर से आदित्य की ओर देखा। उसके देखते ही आदित्य मुंह फेरकर खड़ा हो गया। विक्रांत ने आगे बढ़कर प्रीति के हाथों से पेपर्स लिए और हवेली के पेपर्स पर प्रीति के साइन देखकर हैरान हो गया। तभी गांव की एक औरत आहिस्ता से दूसरी औरत से बोली, थोड़ी देर पहले तो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, अब देखो इस लड़की ने क्या किया। ये सुनकर दूसरी औरत भी बोली, वही तो, बाप और दादा दोनों हवेली में नहीं है और इस लड़की ने इसी बात का फायदा उठाकर इतनी बड़ी हवेली अपने प्रेमी के नाम कर दी। लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का ये नतीजा होवे है। जरूर इन दोनों के बीच कोई रिश्ता है, वरना कोई इतनी बड़ी हवेली यूं ही किसी के नाम क्यों करेगा। मुझे तो लगता है कि प्रीति इस लड़के को पहले से ही जानती है। शायद शहर में इसी लड़के के साथ रहती होगी। गांव का हर इंसान आपस में इसी तरह की बातें कर रहा था। गंगा और केसर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। विक्रांत ने गुस्से से आदित्य की ओर देखकर पूछा, ये सब क्या है आदित्य साहब? हवेली के पेपर्स पर मेरी बहन के साइन कहाँ से आए? आदित्य के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई और वो बोला, वहीं से जहाँ से जमीन के पेपर्स पर आए थे। ये सुनकर विक्रांत गुस्से में आदित्य को मारने के लिए लपका, पर आदित्य के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। विक्रांत गुस्से में खुद को छुड़ाते हुए बोला, इतना बड़ा धोखा किया तूने हमारे साथ, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। उसे झटपटाते देख आदित्य गुस्से में उसकी ओर बढ़ा और बोला, जो खुद धोखेबाज होते हैं उन्हें दूसरों पर उंगली उठाने का कोई हक नहीं होता। आदित्य के इतना कहते ही सब लोग विक्रांत को देखने लगे। लेखिका कविता वर्मा।